जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने फिर आ चुका हूँ। मंडे टू सैटरडे आपके सामने जो सीरीज लेके आ रहा हूँ करंट अफेयर की। मैं आशा करता हूँ कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे और नए से नए दोस्त आपके जुड़ रहे होंगे इस फैमिली से। आपको बस एक काम करना है, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे हमारा जो मोटिव है हर घर तक एजुकेशन पहुंचना चाहिए, अच्छा और अफोर्डेबल। ठीक है। तो बेसिकली एनडीए डिफेंस एग्जाम बाय रोहित सर। बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूं कि जो डिफेंस स्टडी होती है या डिफेंस के लिए प्रिपरेशन करना होता है, वो बेसिकली एज डिफिकल्ट होता है अदर एग्जाम से। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आपका जो माइंड सेटअप है वो अलग लेवल का चाहिए होता है। ठीक है। आपका जो माइंड व्यू है, परसेप्शन है, वो होलिस्टिक व्यू से डेवलपमेंट की डिमांड करता है। तो बेसिकली आज कुछ हम डिस्कस करते हैं, और जो आर्टिकल है आज पी चिदम्बरम जी का ओपिनियन है उस पर भी हम बात करेंगे, और करंट अफेयर आपके लिए तो मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ में आपको पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, चलो कुछ डिटेल्स एंड कुछ नोट्स वगैरह मैं शेयर करता हूं आपसे। बेसिकली जो करंट अफेयर चल रहा है इसमें क्या क्या चीज आपको या कहां कहां से सोर्स मिल रहा है। तो द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, जिसे द हिंदू बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका द योजना मैगजीन, और उसके बाद द मिंट, मैं इससे भी प्रेफर करता हूं। और एक जर्नली पीआई भी होता है, ये भी मैं प्रेफर करता हूं, तो जिससे होलिस्टिक नॉलेज आपको मिल सके। ठीक है। तो ये सब चीजें करंट अफेयर प्लस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये रिलेटेड हो जाता है। जब आप कोई करंट सिनेरियो पढ़ते हैं तो आपका जो व्यू है, जो परसेप्शन है, वो डेवलप होता ही होता है। और क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जब बच्चे ये चीजें देखेंगे, समझेंगे, तो मैं आशा करता हूं कि वो चीजें समझ पाएंगे। देखिए, अब मैं बात करता हूं कि एनडीए की स्टडी किस तरीके से या किस पैटर्न पे करनी है। चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो। एनडीए आफ्टर 12th, सीडीएस ग्रेजुएशन। ठीक है। एनडीए 12th के बाद और सीडीएस ग्रेजुएशन। तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, लिटरली आप समझेंगे कि एनडीए 16.5 से 19.5 तक ही आप दे सकते हैं, ये एज क्राइटेरिया। इसके बाद आप एनडीए का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो बेसिकली आफ्टर द टेंथ यू विल स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ठीक है। अगर बेसिकली आप स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो, आप स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो, आपको सीबीएसई का टच नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी का टच नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपके पास 2 साल तो है, 11th है एंड 12th है। ये 2 साल में आप अच्छे से स्टडी करके एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, एग्जाम मैं मानता हूं 40% है, और 40% टू 50% वेरी कर जाता है कभी कभी, ये एसएसबी होता है, और 10% आपकी मेरिट होती है। ठीक है। तो इस सिनेरियो से मैं बिलीव करता हूं, जब मेरा एसएसबी हुआ था, जब मैं सीडीएस के थ्रू एसएसबी गया था, तो आई थिंक सो मैंने ये चीज नोटिस करने की कोशिश करी है। तो वही चीज और वही तरीका मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। जो हमारी अदर फैकल्टीज है, जैसे फिजिक्स की, मैथ्स की, बायोलॉजी की, तो ये भी आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी। ठीक है। और बेसिकली जो हमारे पास टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, वो मैं ये नहीं बोल रहा बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, बट हाँ, दे हैव अ पोटेंशियल टू एनालाइज योर एग्जाम परस्पेक्ट एंड दे गिव अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू क्रैक द एनडीए एग्जाम। ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई हो। कभी कभी क्वेरीज आती है मेरे पास कि सर एनडीए का जो एग्जाम है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, इट्स अ इजी टू क्रैक। नहीं, देखिए, 900 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें से अगर आपने 400 प्लस स्कोर कर लिया तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि एसएसबी में थोड़ा सा ऊपर नीचे मार्क्स हुआ तो भी आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है।
तो मैं आशा करता हूं आपको चीजें क्लियर हुई होगी। सेम ग्रेजुएशन के बाद है, देखिए ग्रेजुएशन के बाद जो लेवल होता है वो टफ हो जाता है, प्लस एसएसबी में डिमांड भी बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए आप अभी 12th बेसिस पे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो 12th बेसिस पे एक जो यूथ होता है उसका माइंड जो डेवलप होता है वो इतना नहीं हो पाता है एज कंपेरिजन टू ग्रेजुएशन स्टूडेंट, ठीक है, तो इस वजह से डिमांड और सप्लाई का खेल है। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं, 11th-12th कोई भी बच्चा आर्ट्स से भी पढ़ रहा होगा या कॉमर्स से भी पढ़ रहा होगा, वो भी क्या कर सकता है, एनडीए का एग्जाम दे सकता है। तो प्लीज अवेयर रहिए, और देखिए पढ़ना तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स पढ़ना ही है, तो इसलिए जनरली जो मुझसे काउंसलिंग करते हैं या मुझसे मिलते हैं, मैं उनको यही चीज बोलना चाहता हूं कि देखिए आप आर्ट्स कॉमर्स ले चुके हैं, 12th में आ चुके हैं, तो इट्स ऑल राइट, बट अगर आप 10th के बाद 11th-12th कर रहे हैं और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको एक ही सजेशन देता हूं, आप साइंस ले लीजिए, जिससे आपका बेसिक फाउंडेशन भी हो जाएगा और आप क्या कर पाओगे, उसको अपने 12th की मार्कशीट में भी ले पाओगे, प्लस दूसरी चीजें आप एनडीए में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। एनडीए में बेसिकली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ये मैं खुद पढ़ाता हूं, तो मैं ये मानता हूं कि बच्चे ये चीज अच्छे से जानते होंगे जो मेरे ऑफलाइन बैचेस में है, और आपको भी अगर ऑफलाइन बैचेस में आना है, पढ़ना है, तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर कि यू विल एनालाइज मोर देन थिंग्स एंड मोर देन वैल्यूज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। माय नेम इज रोहित रानवे, एक्सपीरियंस 6+ ईयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एक्सपीरियंस इन द डिफेंस एग्जाम, यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, आईसीजी, ठीक है। ओके, यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई। आई होप सो कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं आपके साथ शेयर करूं। आगे बढ़े। इट्स अवर फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, ये हमारा फाउंडेशन कोर्स है। बेसिकली ये फाउंडेशन कोर्स अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, अप्रैल 15 से। तो जो भी बच्चे आफ्टर द 10th देखना चाहते हैं एनडीए का एग्जाम, तो प्लीज हमारे ऑफलाइन बैचेस में विजिट करिए, निगड़ी और साने चौक वाली ब्रांच में आप आ सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं। करंट अफेयर में यूट्यूब के माध्यम से क्लियर कर रहा हूं। दूसरी चीज, डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, एनडीए स्पेशल फोकस स्टडी चल रहा है, पर्सनल मेंटोरशिप आपको देने की बात कही गई है और ये पूरी की जाएगी। दूसरी चीज, पीडीएफ और नोट्स ये भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आफ्टर द लेक्चर। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, आपको मिल जाएगा। डेली 6 to 8 आवर स्टडी प्लान होगा और कंप्लीट एनसीईआरटी पे फोकस होगा हमारा, कंप्लीट एनसीईआरटी पे फोकस होगा। तो आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हो गई, आपको ब्रीफ आइडिया लग गया कि एनडीए की तैयारी कैसे करनी है हमें और फर्स्ट अटेम्प्ट में हमको कैसे सिलेक्शन लेना है। देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि आप तरीके से स्टडी करेंगे तो डजेंट मैटर आप कहां पढ़ रहे हैं कहां नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मेरा इनिशिएटिव है कि मैं आपको ऑफिसर बनाऊं, बट आपको भी अपना एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, इट्स माय टेलीग्राम, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन यहाँ डेली बेसिस पे डाले जाते हैं, तो आप वहां भी जुड़ सकते हैं। आगे बढ़िए। देखिए, पी चिदम्बरम जी राइट्स इट्स हैप्पी न्यू ईयर फॉर सम, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ ही लोगों के लिए ये 2024 न्यू ईयर की तरह था, कुछ ही लोग क्या थे, खुश थे। अब ये जानना चाहते हैं और समझने की कोशिश कर, देखिए ये जो ओपिनियन है पी चिदम्बरम जी का, ये मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि यह फैक्चुअल डाटा है, जिससे आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट रियलिटी में कर क्या रही है और गवर्नमेंट किस बेसिस पे चल रही है, ठीक है। The moderate growth achieved in the Modi year has not been shared by the largest section of the people because the policies of government have the failed to deal with the inflation and employment. सबसे बड़ा मुद्दा है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई, और दूसरा बेरोजगारी। अगर समाज में इन्फ्लेशन और बेरोजगारी दोनों अगर बनी रहेगी तो सबसे घातक समाज हमारा हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो रोजगार नहीं है, प्लस महंगाई बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ रही है, प्लस उसके पास पैसा ही कमाने का सोर्स नहीं है, तो आप सोचिए वो समाज में व्यक्ति क्या करेगा, ठीक है। आगे बढ़े। The golden period of growth was 3 UPI year between 2005
टू 2008। पी चिदम्बरम जी कहना चाह रहे 2005 से लेके 2008 के बीच में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। क्या ग्रोथ थी? 9.5, 9.6 और 9.3% अ ईयर। अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी द इकोनॉमी हैज ग्रो इन द लास्ट 9 ईयर, 9 साल में 5.7%, एडिंग एस्टिमेट ग्रोथ ऑफ 7.3%। और स्टिल रेट क्या चल रहा है? 5.9%। That is not unpredicted or spectral. It is a satisfactory growth, but neither well spread nor the sufficient. कंपैरिजन करने की बात करी गई है कि कांग्रेस सरकार के टाइम पे ग्रोथ क्या थी और अभी के टाइम पे ग्रोथ क्या चल रही है। मैं ये भी समझ सकता हूं कि कोविड आने के बाद काफी कुछ बदलाव आए हैं, बट कोविड से पहले भी कौन सी हमारी इकोनॉमी 10% से ग्रो कर रही थी। मैं ये पूछना चाहता हूं अभी की गवर्नमेंट को कि अगर कोई बच्चा इतना संघर्ष करके पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उसको जॉब नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेरोजगारी का जिम्मेदार इस गवर्नमेंट को ही ठहराना है। ठीक है, चलो आगे देखें। द गवर्नमेंट हैज इकोनॉमिक पॉलिसी लर्न टुवर्ड द लो डायरेक्ट टैक्स, high and often oppressive indirect tax coupled with the coercive measures, capital investment, hard infrastructure like road, railway, ports, airport, insufficient allocation of education, healthcare and the subsidy to certain section like women। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, गवर्नमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स तो कमा रही है। देखिए डायरेक्ट टैक्स भरने वाले भी अप्रॉक्स 35% है, जिसे हम सीबीडीटी बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जिसे इनकम टैक्स बोलते हैं। और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका क्या आ जाता है? जीएसटी, ठीक है, क्या आ जाता है? जीएसटी। अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख करोड़ का जीएसटी हर महीने गवर्नमेंट को आ रहा है। गवर्नमेंट क्या काम कर रहा है? रोड बनाना, रेलवे बनाना, पोर्ट्स बनाना, एयरपोर्ट्स बनाना, ठीक है, इट्स ऑल राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रोजगार भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा। पर मुद्दा यह है कि एजुकेशन पे काम करना अनिवार्य नहीं है क्या? हेल्थ केयर पे काम करना अनिवार्य नहीं है क्या? और वुमेन्स और चाइल्ड्स पे काम करना अनिवार्य नहीं है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं। अभी भी हमारे समाज में वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे सिर्फ पागल बनाने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, एजुकेशन और हेल्थ केयर। एजुकेशन से ही आप क्या कर सकते हो? इस देश में गरीबी मिटा सकते हो। पर यह प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आज भी गवर्नमेंट एजुकेशन पे मात्र 3% ही खर्च कर रही है। तो ये अमान्य बात है। जीडीपी का 3% मुझे लगता है बहुत कम है। प्लस दूसरी चीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज में एजुकेशन के लिए कुछ काम करना, जैसे ठीक है एससी एसटी ट्राइबल लोगों के लिए स्कूल्स बनाए गए, एकलव्य मॉडल्स रखा गया, आई एम एग्री विथ ऑल दैट पॉइंट, बट मेरा ये कंसर्न अभी भी है कि क्यों लोग प्राइवेट स्कूल में जाके 1 लाख रुपीस ईयर का पे कर रहे हैं? क्यों गवर्नमेंट के पास ये मतलब अथॉरिटी नहीं है क्या कि वो सब्सिडाइज कर सके और अच्छा से अच्छा एजुकेशन कम पैसे में, कम दाम में दे सके? आप मानिए हर पेरेंट्स अफोर्ड कर सकता है क्या 1 लाख रुपए साल का स्कूल के अंदर? फिर क्लासेस, फिर ये, फिर वो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। बहुत अच्छा कंसर्न रखा है इनने, तो इस वजह से मैं आर्टिकल लेके आया हूं। नेक्स्ट, द डार्क साइड ऑफ द पिक्चर इज दैट सेक्शन ऑफ पीपल आर लेफ्ट बिहाइंड। डार्क साइड की बात कर रहे और क्या क्या कमी है? सम आर इवन लेफ्ट आउट ऑफ दिस सेक्शन अकाउंट फॉर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल। द फर्स्ट सेक्शन कंप्रेस 82 करोड़ इंडियंस हु आर गिव फ्री राशन 5 kg पर पर्सन पर मंथ, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं? कोविड के बाद से मोदी जी ने हर एक व्यक्ति को 5 kg देने का वादा किया है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 82 करोड़ लोगों को बांटा गया है। क्या? फ्री राशन। द फ्री राशन स्कीम नॉट अ बैंडेज ऑफ ऑनर टू द मेकिंग इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। फ्री राशन इज अ साइन ऑफ वाइड स्प्रेडिंग महान्यूट्रिशन इन मैनी प्लेसेस हंगर। देखिए ये बात बहुत गहनता से समझने वाली है कि इनके कहने का तात्पर्य ये है कि फ्री में राशन बांटना कोई प्राउड मूवमेंट वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट को यह सोचना चाहिए
कि आप फ्री राशन बांट के बताना क्या चाह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। आप उनको काबिल तो बनाइए, रोजगार तो दीजिए, कमाने का तरीका दीजिए। मुद्दा यह है ना कि जब तक वो कमाने का तरीका ही नहीं ढूंढ पाएंगे, उनके पास इनकम की सोर्स ही नहीं हो पाएगी, तो सिर्फ उनको भिखारियों की तरह 5 किलो गेहूं देने से कुछ काम बनेगा? नहीं बनेगा। प्लस जो भुखमरी फैली हुई है, माल न्यूट्रिशन फैला हुआ है, वो भी तो हमें देखना है ना, वो भी तो कंसर्न है। ठीक है। हंगर, वाई आर ओवर हाफ द फैमिलीज ऑफ द कंट्री अनेबल टू अफोर्ड स्टेपल लाइक राइस और वुड। क्वेश्चन उठता है, हमको क्यों भिखमंगों की तरह चावल गेहूं लेना पड़ रहा है? क्यों लेना पड़ रहा है आपको, मुझ जैसी जनता को क्यों लेना पड़ रहा है भिखमंगों की तरह ये चावल और गेहूं 5 किलो? क्यों? क्योंकि उसका कारण यह है कि सरकार हमको रोजगार के सोर्स दे ही नहीं पा रही। अगर सरकार हमको रोजगार के सोर्स ही नहीं दे पाएगी तो हमको भीख ही मांगना पड़ेगा, और भीख मांगने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। द आंसर इज बिकॉज लो इनकम अनएम्प्लॉयमेंट। सही बात है, हमारे पास इतना रोजगार है ही नहीं, इनकम ही नहीं है। आज भी इंसान 10,000 12,000 में काम कर रहा है, तो कैसे वो कर पाए? और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। गवर्नमेंट हैज नो पॉलिसी टू एड्रेस दिस बर्निंग इशू। सही बात है, मोदी जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। बस वो मेक इन इंडिया के नारे लगाए जा रहे हैं, पर वो ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि हम इस पॉलिसी, ऐसी क्या पॉलिसी लाए जिससे हम रोजगार बना सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनरेगा वॉज इंटेंडेड टू एड्रेस द इशू ऑफ लो फैमिली इनकम। मान सकता हूं, कोविड के टाइम पे मनरेगा तो बहुत हेल्प किया था। गांव में जब लोग चले गए थे तो 100 दिन का रोजगार, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट की बात हुई, मिल रहा है। ठीक है, एंड टू सप्लीमेंट इट, बट द गवर्नमेंट एंटीपैथी टू द स्कीम हैज बीन एविडेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सिंस अप्रैल 2022 the government has deleted 7.6 crore worker from the list of registered worker। अब देख लीजिए, 7.6 करोड़ वर्कर को मनरेगा स्कीम के लिस्ट से निकाल दिया गया। डाटा क्या है? 2022 का। अगर डाटा पी चिदम्बरम जी गलत दे रहे हैं तो उन पर केस कर दिया जाए, पर अगर ये डाटा सही है तो मोदी जी से सवाल उठना चाहिए कि क्यों इनके साथ ऐसा किया गया। एक तो वैसे ही गरीब है, और गरीबी में आटा तुम और गीला कर दे रहे हो। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन वर्कर ऑफ द करंट लिस्ट, over 1/3 of the registration worker 8.9 crore and 1/8 of the active worker 1.8 crore are ineligible due to the introduction of Aadhaar based payment system। इतना घटिया प्रोसेस इनने रखा हुआ है। ये लोगों को आधार का नाम पता, एड्रेस कुछ पता नहीं है। अरे वो 100 दिन का रोजगार मांग रहे हैं, कुछ उनका मदद करना चाहिए, पर आधार की वजह से उनको लिस्ट में नाम से बाहर भी कर दिया, प्लस उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटीटी भी नहीं दिया गया, बिकॉज ऑफ वो आधार प्रेजेंट नहीं कर पाए। ठीक है, तो कंसर्न उठना चाहिए, मैं ये मानता हूं। द अदर मेजर सेक्शन डेसेड अनहैप्पी टू पीपल विदाउट द जॉब। भाई जब दिवाली आती है तो जिसके पास पैसा है उसकी तो दिवाली है, जिसके पास नहीं है, जो भीख मांग रहा है, जो 2,000 10,000 कमा रहा है, उसके लिए तो दिवाली वही है कि बस चुपचाप खाना खाए और सो जाए। उससे बड़ी उसकी कोई दिवाली हो ही नहीं सकती। सच्चाई यही है। द गवर्नमेंट हैज नो लॉन्गर टॉक अबाउट द क्रिएटिंग जॉब्स। बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट बात ही नहीं करती है कि और कैसे जॉब्स बढ़ा सकते। इट बिलीव दैट इट कैन डिल्यूट द पीपल वो टॉकिंग अबाउट द रिपोर्टेड इंक्रीज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हाँ बिल्कुल, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। पर मैं एक चीज आपको डाटा भी ये बताना चाहता हूं, जिसने भी स्टार्टअप किया उसमें से 96% स्टार्टअप फेल है। भाई अब ये पानी पूरी बेचना, चाय बेचना स्टार्टअप हो गया? बीटेक करके पानी पूरी बेचो, एमबीए करके चाय बेचो, हैं? तो ये स्टार्टअप होता है? अब कल को बोलेंगे बीटेक करके जूता सीलने लग जाएं, ये हरकतें करे, बीटेक करके वेल्डिंग करने लग जाए, ये भी स्टार्टअप हो गया है। तो मेरा कंसर्न ये है कि बात इस मुद्दे पे क्यों नहीं उठ रही है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना अच्छी बात है, पर हर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है क्या? तो फिर कहां रोजगार कहां से आएगा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ कंट्री वेयर द एवरेज नंबर ऑफ ईयर दैट अ चाइल्ड स्पेंड
इन द स्कूल इज 7 to 8 ईयर। यहां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करी जा रही है, जहां एवरेज बच्चा स्कूल 7 से 8 साल जाता है, एंड व्हेन नो स्किल ट्रेनिंग। भैया इसको पास स्किल तो है ही नहीं। आप भी देख लो आपको कौन सी स्किल है, स्किल के नाम पे कुछ है आपके पास? कुछ नहीं है। मीनिंग अनएम्प्लॉयमेंट। The so-called self-employment, young men or women get work irregular and wage income that is flat or low in inflation compared to the regular employment। अब एक बात बताइए, किसी दिन 10 रुपया हो गया तो किसी दिन 100 रुपया हो गया, तो ये इक्वल हो गया क्या? ऑन एन एवरेज पकड़ा जाएगा तो क्या निकलेगा ना उसमें, तो ये चीज भी समझना चाहिए। देयर आर नो अदर बेनिफिट और द सिक्योरिटी। बिल्कुल यूथ के पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो सिक्योरिटी भी नहीं है। यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट इज 10%। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट कितना परसेंट है? 10% है। अमॉन्ग द ग्रेजुएट अंडर द एज ऑफ 25 ईयर द रेट इज 42%। जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं उनका जो रेशो है वो 42% है। श्योरली दे आर नॉट हैप्पी। बिल्कुल आप भी डॉक्टर इंजीनियर बन के कहां ही जॉब करोगे बेटा? डिप्लोमा कर लिए, आईटीआई कर लिए, इंजीनियरिंग कर लिए, सिविल कर लिए, कंप्यूटर साइंस कर लिए, पर रोजगार कहां से लाओगे? मोदी जी तो बोले घर में कंप्यूटर बनाओ खुद का, तो अब सोच लो। ये है पी चिदम्बरम जी, इन्हीं का आर्टिकल हम रिवील कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट रहे हैं, ठीक है। अनदर सेट ऑफ अनहैप्पी पीपल आर दोस हिट द इन्फ्लेशन, जो महंगाई की मार झेल रहे हैं। दैट इंक्लूड एवरीवन एक्सेप्ट द 10%, 60% ऑफ द नेशन वेल्थ एंड अर्न 57% ऑफ द नेशनल इनकम। जो 10% लोग हैं जो देश की 60% इकोनॉमी रख रहे हैं वो तो हैप्पी है, बाकी तो सब भुखमरी से ही मर रहे हैं। द एवरेज इन्फ्लेशन इज 2022 इज 6.7, जबकि ये 2 से लेके 6% के बीच में होना चाहिए, तो ये क्या है मुझे नहीं समझ आ रहा। Inflation reached the upper limit of 2 to 6% band 12 months. The November 2020 the inflation was 5.5%। 2023 में इन्फ्लेशन 5.5% रहा है। फूड इन्फ्लेशन करंटली 7.7%। बहुत सिनेरियो खराब है इंडिया का, सच बोलो। According to RBI monthly bulletin of December 2023, inflation will likely remain elevated relative to the target. Inflation has reduced consumption and household saving, household liability and increase। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लोगों की सेविंग कम हो रही है। क्यों? क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा बचाने को ही नहीं होगा, बेसिक नीड की चीजें तो लेनी पड़ेगी। The moderate growth achieved in the Modi year has not been shared by a large section of the people because the policy of the government has failed to deal the inflation and the unemployment। मोदी गवर्नमेंट ने लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल को इफेक्ट नहीं कर पाया है, क्योंकि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं हमारे समाज में बना हुआ है। बिसाइड द पॉलिसी गाइड द गवर्नमेंट आर द रिच बाय द रिच एंड द फॉर द रिच। मतलब अमीर अमीर और अमीर, जो अमीर था वो और अमीर हो गया है और अमीर से और अमीर होते जा रहा है, पर गरीब गरीब ही रह गया है। और जो ओलिगोपोली एंड मोनोपोली पॉलिसीज है ये समाज में कहीं ना कहीं क्या कर रही है? टारगेट कर रही है कि गरीबों को सिर्फ मिटाने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं। तो मैं आशा करता हूं पी चिदम्बरम जी की कुछ ओपिनियन है, ये ओपिनियन है विद डाटा, तो आपको अच्छा लगा होगा। तो हम थोड़ा सा करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। डीजीसीआई, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, या ये क्यों न्यूज में था? डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया एयर ऑपरेटर टू कैरी आउट ऑफ 1/3 इंस्पेक्शन ऑफ द इमरजेंसी एग्जिट इमीडिएटली टू बोइंग 738 मार्क्स एयरक्राफ्ट करंटली ऑपरेटिंग एज अ पार्ट ऑफ देयर फ्लीट। देखिए क्या होता है, कभी कभी ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है फ्लाइट में, जैसे कि इमरजेंसी डोर नहीं खुले या इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन नहीं खुला, तो क्या हो सकता है फ्लाइट में कुछ भी हो सकता है, जान जा सकती है। तो इस वजह से डीजीसीआई ने ये लिया। इन द वेक ऑफ अलास्का एयरलाइन mid-air window blowout incident, the Director General of Civil Aviation has ordered to all Indian airlines to immediately carry out the one-time inspection of the emergency exit of Boeing 738 MAX। अलास्का के अंदर, अलास्का एयरलाइन के अंदर क्या हुआ था, जो विंडो थी वो फट गई थी।
अब विंडो जो फट गई थी तो इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन अगर नहीं खुलता तो शायद जाने जा सकती थी। मैक्स एयरलाइन करंटली ऑपरेट एज अ पार्ट ऑफ द फ्लीट, स्टैच्यूटरी बॉडी है ये, ठीक है। डीजीसीआई क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और सब पायलट लाइसेंसिंग वगैरह और कौन सा फ्लीट रहेगा, कौन से एरोप्लेन्स रहेंगे इंडिया में, लाइसेंस मिलना सब वो डीजीसीआई के अंदर होता है। टू रेगुलेट सिविल एविएशन, ठीक है, इट बिकॉज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020। हेडक्वार्टर का है श्री अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर का है सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली। एक चीज बता देता हूं, इनके जो मिनिस्टर है, डीजीसीआई के मिनिस्टर है, वो कौन है, ज्योत्या राजे सिंधिया, ज्योत्या राजे सिंधिया, ठीक है। ग्वालियर से सांसद है, तो कृपया करके यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ये लोगो है सत्यमेव जयते, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। आई होप सो चीजें क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट, दिल्ली पर कैपिटा इनकम अप बाय 14%। दिल्ली का मॉडल मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है एजुकेशन और वो सबके, वहां केजरीवाल सरकार ने थोड़े ही क्षेत्र में अच्छा काम किया। पर कैपिटा इनकम ऑफ दिल्ली हैज सीन इंक्रीज 3,89,529 इन द 21-22 एंड 22-23 में क्या है 4,44,768 इंक्रीज हो गया है, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज स्टैटिक हैंडबुक 2023 prepared the national capital by the Department of Economic and Statistics, ठीक है। The average 41 लाख पैसेंजर यूज डीटीसी बस। वाह भाई, गवर्नमेंट बस बहुत यूज की जाती है, हमको भी करना चाहिए। अगर आपको पॉल्यूशन कम करना है, हमारे समाज में ज्यादा गर्मी होने से, डिप्लेशन होने से इन्वायरमेंट को बचाना है, तो आपको गवर्नमेंट सर्विसेज यूज करनी चाहिए, जैसे मुंबई, दिल्ली के अंदर, बंगाल के अंदर भी यूज किए जाती है। Delhi, last year there are over 7,200 DTC and Delhi integrated multi-modal transit system buses in the city, which is 1,300 buses were electric one 2023। हमने डिस्कस भी किया है, 1,300 नई बसेस ऐड करी है जो भी इलेक्ट्रिक है, मतलब 41 लाख पैसेंजर हर साल ट्रैवल कर रहे हैं। Going the handbook, the number of electricity consumed in the city has increased by around 2.8 lakh in 2023. The electricity consumption increased by 859 million units. कितना यूज करने लगे लोग, 859 million units. Additionally, around 3.41 करोड़ electricity bills amount are zero. लोग तो बल्ले बल्ले हो गए, मतलब 3.5 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या हो गए, जीरो हो गए। Generate 2022-23 a 100% subsidiary electricity offer consuming for 200 यूनिट, 200 यूनिट तक आपका जीरो बिल आएगा, ये गवर्नमेंट बोलती है, ठीक है। आई होप तो चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़े। गवर्नमेंट नोटिफाइड न्यू ड्रग मेकिंग स्टैंडर्ड, बिल्कुल, क्योंकि रिसेंटली में कुछ कारनामे हो गए ड्रग बनाते समय, ठीक है। देखिए, आफ्टर अ नंबर ऑफ ओवरसीज डेथ एलाइड लिंक टू द इंडिया मेड ड्रग, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर नोटिफाइड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस दैट एम टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ ड्रग मेड इन द कंट्री, डिटेक्टिंग फार्मेसी कंपनीज टू इंप्लीमेंट द विद इन द ईयर, ठीक है। देखिए, हमारी जो मेडिसिन है वो एक्सपोर्ट भी होती है, और वर्ल्ड के बाहर जब एक्सपोर्ट होती है तो अगर कुछ ऐसे केसेस आते हैं तो हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनियों पे लांछन लगता है। तो बेसिकली ड्रग क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, तो बेसिकली यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को ये संज्ञान लेना चाहिए कि वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रही है वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है कि नहीं। द नोटिफिकेशन कम द मंथ आफ्टर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर अर्ज फार्मास्यूटिकल कंपनी टू बिंग इम्प्लीमेंट देयर स्टैंडर्ड ऑन द पर विद द सेट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मापदंडों पे आपको ड्रग्स बनाना है, दवाई बनानी है। लार्ज कंपनी विद अदर टर्नओवर मोर देन 250 करोड़, जो बड़ी कंपनियां हैं वो जल्द से जल्द करेगी क्या, इंप्लीमेंट क्या करेगी नेक्स्ट 6 महीने के अंदर, और जो छोटी कंपनियां हैं उसको 1 साल तक का टाइम दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इंडियन, ये इंपॉर्टेंट केस हुआ था, सिरप्स और आई ड्रॉप वेयर एलर्जी फाउंड टू द कंटेनमेंट, द डेथ ऑफ 70 चिल्ड्रन इन गाम्बिया। हमारी दवाई लेने से क्या हो गए, 70 बच्चों की मौत हो गई, 18 चिल्ड्रन in Uzbekistan, 3 people in United States and 6 people in Cameroon have been linked these products। तो बेसिकली इंडियन प्रोडक्ट्स की बदनामी हो जाएगी,
तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को ये चीजें समझनी चाहिए और बेसिकली जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको कंसर्न करना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे क्या करें, थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए और संज्ञान लिया जाए। द न्यू गाइडेंस रिक्वायर्ड, न्यू गाइडेंस के तहत क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड कंपनी टू कैरी आउट रेगुलर क्वालिटी रिव्यू ऑल इट्स प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बिल्कुल जांच होनी चाहिए। वेरीफाई कंसिस्टेंसी ऑफ द क्वालिटी एंड प्रोसेस थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी डिविएशन और सस्पेक्ट डिफेक्ट एंड इम्प्लीमेंट ऑफ एनी प्रिवेंशन एक्शंस। अगर पाया गया कि कोई भी तरीके की गलत दवाई या उसमें कंटेंट ऐसा पाया गया जो कि बॉडी को हार्मफुल है, तो तुरंत वो दवाई को बैन कर दिया जाएगा। इट ऑल्सो से दैट ऑल चार्जेस में अफेक्ट द प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी वैलिडेट फर्स्ट, मतलब पहले आपको संज्ञान लेना पड़ेगा। आई होप तो समझ में आई होगी, चीजें क्लियर हुई होगी। हमारे डेविड वार्नर जी वन ऑफ द माय फेवरेट प्लेयर है, इनने संन्यास ले लिया। लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया था। वार्नर थ्रिलिंग फाइनल टेस्ट एट द ओशियस। टेस्ट 112 खेले, ओडीआई 161 खेले, वो लोकल गेम्स खेले हुए उनने। रन कितने बनाए, 8786, 6932। एवरेज भी बहुत अच्छा रहा इनका, ठीक है। और 50s 100 और सबसे टॉप टेस्ट में बनाया 335 एंड 179 इन ओडीआई। तो अलविदा कहने का वक्त आ गया है इनको, इनके करियर से, और बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, वन ऑफ द माय फेवरेट प्लेयर रहे हैं। तो इनने संन्यास लिया। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया का कौन सा प्लेयर है जिसने रिटायरमेंट ली है ऑल फॉर्मेट से, तो बेसिकली कौन है, डेविड वार्नर, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज आपको मिली होगी, मैं आशा करता हूं, और ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, और हमारा मोटो हर घर एजुकेशन आपको पहुंचाना है। थैंक यू ऑल वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर करना है।